क्या आप भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। हेलो हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है कि ये 10 लेकर चले और आइए हम अपने प्रैक्टिस पे चलते हैं। क्या कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, ठीक, समुदाय पर या उपरोक्त सभी पर। तो एक जो बालक होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य किस पे निर्भर करता है? तो हम इसका आंसर क्या देंगे? उपरोक्त सभी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी पे। जो बालक होता है ना उसके मानसिक स्वास्थ्य जो होता है निर्भर करता है कि परिवार में उसका किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसी प्रकार विद्यालय में कि जो है कि वातावरण किस प्रकार के है। वहीं पे बात करें कि जिस समुदाय में वो रह रहा है, यानी घर से बाहर जब अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो वो समुदाय उसका किस प्रकार का है। ये सभी चीजें जो है कि बालक के जो है कि मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चले कि क्विंग और बबलाना बाड़ी विकास की अवस्था है। यानी क्विंग और बबलाना बाड़ी विकास की अवस्था है। अगर ऑप्शन देखें तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्य अवस्था या अंतिम अवस्था। तो देखिए जो क्विंग की बात करें ना तो क्विंग होती है जो कि ये जो अगर क्विंग की बात करें तो क्विंग होती है द्वितीय अवस्था। वहीं पे क्राइंग की बात करें, क्राइंग जो होता है ना, जो बच्चा का जो है कि बच्चे का प्रथम जो बाड़ी विकास होता है क्राइंग, यानी वो बच्चा पहले रोता है, रोने के द्वारा ही उसकी जो बाड़ी की विकास होती है। वहीं पे क्विंग की बात करें तो ये द्वितीय में आ जाएगा, लेकिन यहाँ बबलाना भी दिया है, ठीक, और बबलाना दिया है तो हमारे दोनों आंसर को लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारे आंसर में क्या दिया है? मध्य अवस्था। तो आंसर क्या देंगे इसका? मध्य अवस्था हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चले कि दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है किससे? सामाजिक विकास से, गत्यात्मक विकास से, भावात्मक विकास से या बौद्धिक विकास से। तो जो दूसरे के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की जो क्षमता होती है वो किससे होती है? तो वो होती है सामाजिक विकास से। ओके, सामाजिक विकास के द्वारा जैसे जैसे व्यक्ति का सामाजिक विकास होते जाता है उस हिसाब से वो अपने आप को समाज के द्वारा अपने व्यवहारों को ढालते जाता है, उसके अनुरूप अपने कार्यों में परिवर्तित करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी सामाजिक विकास से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चले कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? ठीक, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो जन्म के समय बढ़ती आयु संभाविता या बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात या उच्च प्रजनन दर या प्रौढ़ व्यक्तियों का स्थानांतरण। तो देखिए इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर देंगे कि उच्च प्रजनन दर। ओके, उच्च प्रजनन दर जो है आप इसका आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चले कि निम्नलिखित में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? तो किस पे होगा? तो अगर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात करें तो जो ये कार्यक्रम जो है ना, ये कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर जो है कि 2 अक्टूबर 1976 में केंद्रीय बजट में रखा गया था। नाइनटी 67 से 77 में जो है कि इसको क्या रखा गया था? इसको केंद्रीय बजट में रखा गया था। ठीक, बजट में रखा गया। उसके बाद क्या किया गया? फिर 2 अक्टूबर 1918 को जो है कि इसको जो है कि ये कार्यक्रम देश के समस्त विकास खंडों में क्या कर दिया गया कि लागू कर दिया गया। देश के समस्त विकास खंडों में लागू कर दिया गया। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, और आंसर क्या होगा? राज्य सरकार, यानी
समंत्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? तो ये राज्य सरकार पे होगा। और क्या है कि इसमें कि ये 2 अक्टूबर 1966 से 77 में जो है कि इसे केंद्रीय बजट में रखा गया था। और फिर वहीं पे उसके बाद क्या किया गया, 1918 में ये देश के समस्त विकास खंडों में क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया। और इस पे कार्य कौन करेगा? तो राज्य सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 6 पे कि 6 पे ये तो पहले से कुछ था इस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 6 पे कि जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, वो योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो अंत्योदय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या इंदिरा आवास योजना, या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो देखिए ये योजना जो थी ना, ये योजना को जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना के नाम से जानी जाती है। और ये योजना जो है कब चलाया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है कि ये चलाया गया था। और किस योजना के तहत? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कि इसको चलाया गया था। ओके, और इस पे अगर हम बात करें थोड़ा सा कि जो है कि इंदिरा आवास योजना क्या होता है, तो जो इंदिरा आवास योजना होता है ना, ये इंदिरा आवास योजना को जो है कि 1985 में, ये कब हुआ था? ये 1985 में राजीव गांधी के द्वारा ये चलाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो है ना, इस योजना का नाम बदल कर जो है कि वर्तमान में इस योजना का नाम बदल के, और इस योजना का नाम बदल के रख दिया गया है, क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। वर्तमान में इस योजना को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चले कि भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ठीक, किस काल को? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या मध्य काल, या आधुनिक काल। तो जो भारतीय इतिहास के युग में जो है ना, जो ये मध्य काल की अवस्था थी, क्या? जो ये मध्य काल की अवस्था थी, इस अवस्था में जो है कि स्त्री जाति के लिए इसे क्या कहा जाता है? इसे काला काल कहा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में, इस मध्य काल में क्या किया गया था कि जो बाल विवाह था ना, जो बाल विवाह था, बाल विवाह को क्या किया गया था? बढ़ावा दिया गया था। ठीक, वहीं पे क्या किया गया था? विधवा विवाह पे जो है कि रोक लगा दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह पे जो है कि विवाह पे रोक लगा दिया गया था। ठीक, और वहीं पे यहाँ पे क्या किया गया था? सती प्रथा जो थी ना, सती प्रथा को जो है कि बढ़ावा दिया गया था। तो इस वजह से जो है कि ये अवस्था जो है कि स्त्रियों के लिए जो है कि काला काल, काला युग भी कहा जाता है। ठीक, वहीं पे अगर बात करें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और आधुनिक काल, तो यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति जो थी कि अच्छी थी। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? तो अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या है? ILO, UNICEF, या WHO, या UNHCR, या द रेड क्रॉस, या फिर ऑक्सफेम, UNDP, UNICEF, या द रेड क्रॉस, या द हंगर प्रोजेक्ट। ठीक, या फिर वर्ल्ड बैंक, WHO, IFM, UNDP, ILO, या फिर UNHCR, या CEDAW, या UNICEF, या फिर IMF, या फिर ऑक्सफेम। तो बताइए इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर क्या होगा? तो ये ऑक्सफेम, UNDP, UNICEF और द रेड क्रॉस और द हंगर प्रोजेक्ट जो है कि इसका आंसर होगा। ओके,
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो है कि हम 9 पे चले कि व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। तो अगर ऑप्शन देखें तो व्यक्तिपरक बेरोजगारी, अकस्मात बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। तो देखिए जो ये व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी और मुद्रास्फीति के वजह से जो पनपने वाली बेरोजगारी होती है ना, इसे कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि कभी व्यक्ति को व्यापार में क्या होता है, आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक लाभ होता है, तो व्यक्ति की जो है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, और वहीं पे उसे कभी घाटा होता है तो उसकी स्थिति में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। तो क्या एक चक्र होता है, यहाँ क्या होता है, कभी व्यक्ति को घाटा होता है तो फिर वहीं पे व्यक्ति को नाफा भी हो जाता है, फिर व्यक्ति को नाफा होता है, फिर उसके बाद तुरंत घाटा भी हो सकता है। ठीक, तो ये एक प्रकार से चक्र के रूप में चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या आप भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। तो क्या जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर देंगे कि उपरोक्त सभी जो है कि ये इसका आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चले कि एक लुहार का बेटा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह एक उदाहरण है। ठीक, तो अगर एक जो है कि लुहार का बेटा जो है कि व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, तो इसका एक अच्छा क्या है, वो अच्छा उदाहरण क्या कहलाएगा कि यह एक पीढ़ी में क्या है कि एक पीढ़ी में धारण किए गए पद को त्याग कर दूसरे पदों को क्या है कि एक पीढ़ी के जो है कि त्याग कर दूसरी पीढ़ी के जो है कि पीढ़ी के पदों को अपनाना। ठीक है, अपनाने की प्रक्रिया है, क्या है, यह अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहलाती है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का ऑप्शन ए यानी अंतरपीढ़ी गतिशीलता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चले कि सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। ठीक, अगर ऑप्शन देखें तो सामाजिकरण, विधि निर्माण, धर्म एवं सामाजिक मान्यताएं। तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि सामाजिक नियंत्रण का अगर बात करें तो सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो सामाजिकरण होगा। क्या होगा, वो सामाजिकरण होगा। तो सामाजिकरण होता क्या है कि सामाजिकरण जो है ना कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों के द्वारा क्या करता है, समाज में जो है कि परिवर्तन जो होता है लाता है। ठीक, सामाजिक में क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों के द्वारा मनुष्य समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, ठीक है, जो है कि परंपराएं वगैरह होती हैं, और उन परंपराओं को व्यक्ति क्या करता है, उन परंपराओं को व्यक्ति समाज में ही उसको क्या करता है, विस्थापित करता है, उसमें अपने व्यवहारों को लाता है। तो हमारा जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, ये सामाजिकरण, जिसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण को किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि व्यक्ति क्या जो धार्मिक विचारों में विश्वास करता है, वो क्या करेगा, वो कोई भी अपराध करने से पहले वो क्या करेगा, डरेगा कि अरे मुझे इस अपराध करने से जो है कि मुझे समाज में ये दंडित होगा, समाज मुझे बहिष्कृत कर देगा, मुझे अपने जाति धर्म से निकाल देगा। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे चलें कि आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, या अधोमुखी गतिशीलता का, या सामाजिक गतिशीलता का? तो देखिए अगर हम बात करें इस पे कि अगर जो व्यक्ति गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है तो क्या करता है, वो कहलाएगा क्षैतिज गतिशीलता।
ठीक है, यह क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगा। और इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसके जो होता है कि उसकी स्थिति में जो है कि परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ क्या होता है उसकी कार्य करने के जो है उसकी चीजें में परिवर्तन हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि क्षैतिज गतिशीलता क्या है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा और जीवन शैली, हम क्या करते हैं, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, ठीक, जीवन शैली, जीवन शैली में क्या करते हैं, बिना परिवर्तन किए ही, ठीक, जीवन शैली में परिवर्तन किए बिना ही अगर वो व्यक्ति जो है कि वो व्यक्ति कहीं जाके और जो है कि अपना जो है कि वर्क करता है तो उसे ही क्षैतिज गतिशीलता कहा जाता है। ओके, क्या आप भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चले कि निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्याय के बीच आगा पीछा करता है? तो अगर ऑप्शन देखें तो कांट, स्पेंसर, हाबाउस या सोरोकिन, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप देंगे सोरोकिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चले कि समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया है, बताइए। अगर ऑप्शन देखें तो मैक्स वेबर, एलटी हाबाउस, आगस्ट काम्टे या कार्ल मार्क्स, तो आंसर आप देंगे क्या कि आगस्ट काम्टे। ओके, आगस्ट काम्टे जो है इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को जो है ना मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है। ये जो आगस्ट काम्टे महोदय ने है कि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को क्या किया है कि सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के, मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, तो बौद्धिक विकास से जोड़ा है इन्होंने, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है काली खांसी, पेचिस, खसरा, खूनी पेचिस। 16 का आंसर आप क्या देंगे, तो जो 16 है, 16 का आंसर आप क्या देंगे, जो ये वायु द्वारा की बात कर रहा है, तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग क्या हो जाएगा, खसरा। ओके, खसरा क्या है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। वहीं पे काली खांसी की बात करें तो काली खांसी क्या है, बताइए आप, काली खांसी किसके द्वारा फैलता है, तो काली खांसी की बात करें तो ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है, ये क्या है, ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक। वहीं पे अगर हम पेचिस की बात करें ना तो ये परजीवी द्वारा फैलता है, क्या, परजीवी द्वारा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वायु द्वारा खसरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चले कि वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है मिजल्स, जर्मन मिजल्स, चिकन पॉक्स, चेचक या उपरोक्त सभी। 70 का आंसर आप क्या देंगे कि जो बच्चे होते हैं ना शिशुओं में जो है ना, ये मिजल, जर्मन मिजल्स या चिकन पॉक्स, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या है, सामान्य छूत वाली बीमारियां हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चले कि नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं, किससे, आंतों के संक्रमण से, माता द्वारा यौन संक्रमित रोगों से या नवजात पीलिया से या अति सक्रियता से। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखें कि ये नवजात काल होता क्या है, तो क्या होता है 0 से 2 सप्ताह, ठीक, 2 सप्ताह यानी 15 दिन माने, ठीक, 15 दिन की अवस्था, ठीक, इसे नवजात काल कहा जाता है। और इस अवस्था जो होता है ना बच्चों के लिए जो होता है बहुत ही जो है कि क्रिटिकल अवस्था होती है। इसमें बच्चों को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वातावरण में आता है तो उसे वातावरण में जो है कि वहां पे समायोजन करना पड़ता है, ठीक। वहीं पे बात करें तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो है ना माता द्वारा यौन संक्रमित रोगों से जो होता है ना बच्चा आमतौर पे क्या होता है वो पीड़ित रहता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चले कि संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग उत्तेजित करने की या संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा कि जो ये संवेग उत्तेजित करने की जो है ना, संवेग उत्तेजित करने की जो है योग्यता क्या है, इसमें शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है कि संवेग उत्तेजित करने की योग्यता जो है कि शामिल नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 20 पे कि मानसिक विकास होता है क्या नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से या अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से या फिर अनियमित तथा व्यवस्थित रूप से या किसी भी तरह से। तो जो ये मानसिक विकास होता है ना, क्या है ये, क्या है, एक निरंतर चढ़ने वाली प्रक्रिया है। क्या है, जो मानसिक विकास होता है ये नियमित एवं क्या होता है, ये क्रमबद्ध में चलता है, न कि उतार चढ़ाव के द्वारा। एक क्रमबद्ध में चलने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जो है कि इस मानसिक विकास की प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चले कि एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों को क्या कहा जाता है। ठीक, वर्गीकरण या फिर श्रेणीकरण या संरक्षण या वस्तु स्थायित्व। तो जो कि एक विशेष आयाम, इसका आंसर आप दे लेंगे, क्या देंगे कि एक वस्तु का आयाम जो है ना, तुलना करना, उन्हें श्रेणी में व्यवस्थित करना। ठीक, एक जो है कि पंक्ति में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या, क्षमता को क्या कहते हैं, श्रेणीकरण। ठीक, श्रेणीकरण कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 पे चले कि भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताएं। तो ऑप्शन देखिए, अगर शक्तिकरण, सशक्तिकरण और विकास एवं कल्याण, कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण, या फिर कल्याण, सशक्तिकरण एवं विकास, या फिर विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि कल्याण, विकास एवं जो है कि सशक्तिकरण। ठीक, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण, इसका आप आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चले कि मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थाई प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं। ठीक, और अगर बात करें मुस्लिम विवाह, तो मुस्लिम विवाह क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, समझौता होता है उन लोगों के बीच में। ठीक, और वहीं पे क्या कहते हैं, अगर मुस्लिम विवाह की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार का होता है, मुता, निकाह और फासिद। क्या होता है, मुता, निकाह और फासिद। ठीक, तो ये मुता जो होता है ना, मुता जो होता है ये एक प्रकार का अस्थाई विवाह होता है। मुता क्या होता है, ये अस्थाई विवाह होता है। ठीक, वहीं पे अगर जो निकाह की बात करें ना, तो निकाह क्या है, निकाह जो होता है ना कि इसमें जो है कि ये अच्छा माना जाता है निकाह को। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें लड़का और लड़की जो होते हैं ना, लड़का और लड़की दोनों की क्या होती है, रजामंदी होती है। ठीक, दोनों की रजामंदी होती है। और ये क्या होता है, सिया और सुन्नी संप्रदाय में जो है ये विवाह देखने को मिलती है। और ये विवाह की क्या है, निकाह जो है ना, ये स्थायी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, ये स्थायी प्रकृति होती है। ठीक, वहीं पे फासिद की बात करें तो ये भी एक विवाह का प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ व्यक्ति जो है ना नियमों कानूनों का उल्लंघन करके जो होता है ये विवाह करता है। तो इसलिए इसको जो होता है, जैसे बहुत सारे इसमें जो है कि रुकावटें होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुता, जो कि एक अस्थाई विवाह की प्रकृति है। और किसकी, तो मुस्लिम समाज की। किसकी, मुस्लिम समाज की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 24 पे कि हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध किसका उदाहरण है, या वर्जित कर्म, गोत्र वही विवाह, या विजातीय विवाह, जाति सगोत्र विवाह के नियम। ठीक, या फिर अगम्यमन, वर्जन या निषिद्ध। तो इसमें जो है ना आंसर में क्या दिया गया है, गोत्र वही विवाह दिया हुआ है। ठीक, आंसर में गोत्र वही विवाह दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको आंसर कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 में चले कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1939 में, 1942 में, 1955 में या 1966 में। तो जो मुस्लिम विवाह अधिनियम है ना, ये कब पारित में, कब ये अधिनियम में आया, तो 1939 में जो है कि अधिनियम में आया। इससे पहले तलाक देने का अधिकार क्या था, सिर्फ पुरुषों को था। ठीक, पुरुषों को था, किसमें, मुस्लिम में।
मुस्लिम में जो है पुरुषों को ही तलाक देने का अधिकार था। इसमें स्त्रियां तलाक उस समय नहीं देती थी, लेकिन जब ये अधिनियम 1939 आया, इसमें क्या किया गया, इसमें स्त्रियों को भी जो है कि अधिकार दिया गया। क्या चीज का अधिकार दिया गया? जो है कि तलाक का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1939। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 26 पे कि वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है डैश कहलाता है। उत्पत्ति मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जन्मगत परिवार, प्राथमिक परिवार या वैवाहिक परिवार। वो परिवार जो विवाह के बाद, यानी जो दंपति होता है ना, जो वैवाहिक दंपति होता है, सिर्फ उसके द्वारा जो संतान पैदा होती है, उस परिवार को क्या कहेंगे? तो उस परिवार को कहा जाता है प्रजनन मूलक परिवार, जिसमें वो दंपति रहेंगे और उनसे उत्पन्न संतानें रहेंगे, उसके सिवाय कोई नहीं रहेगा उसमें। तो क्या कहलाएगा? वो प्रजनन मूलक परिवार कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चले कि जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह या फिर शाली विवाह। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? तो इसका देंगे आप लोग, उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से शादी करता है तो वो कहलाएगा प्रतिलोम। वहीं पे अगर कोई, ठीक है, वो अपने से नीचे वर्ग की स्त्री से शादी करता है, ठीक, अपने से नीचे वर्ग के जो है कि स्त्री से शादी करता है तो क्या कहलाएगा? वो अनुलोम विवाह कहलाएगा। वहीं पे देवर विवाह को बोला जाता है लेविरेट विवाह। क्या कहा जाता है? लेविरेट विवाह कहा जाता है, ठीक। वहीं पे साली विवाह को क्या बोला जाता है? तो सोरोरेट विवाह जो होता है साली विवाह होता है, ठीक। यानी ये देवर विवाह क्या होता है? जो कोई स्त्री है, उसका पति अगर मर जाता है तो उसके देवर से उसकी शादी हो जाती है, तो लेवरेट विवाह कहलाता है। वहीं पे कोई स्त्री मर गई तो जो विधुर पुरुष है उसका शादी अगर उसकी साली से होता है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेरोरेट विवाह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? प्रतिलोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चले कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1995, 1996, 1997 या फिर 1998? कब किया गया था? तो ये जो है ना, कब किया गया था बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या देंगे आप? 1998 में जो है कि अधिकारिता मंत्रालय का गठन, ठीक, कब किया गया था? तो 1998 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चले कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो है कि बने? क्या भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता एवं प्रावधान करता है, ठीक। अगर ऑप्शन देखें 275, 238, 224 या 339, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 275। और अगर भाग की बात करें तो किस भाग में? तो भाग 2 में। किस भाग क्या है? ये भाग 2 में जो है कि इसको बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 30 पे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष प्रचलित हुआ था? जो राष्ट्रीय बाल जो है कि अधिकार आयोग जो है किस वर्ष प्रचलित हुआ था? तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि जो राष्ट्रीय बाल आयोग जो है ना, राष्ट्रीय बाल आयोग जो है ये कब प्रचलित हुआ था? तो ये हुआ था 2007 में। कब प्रचलित हुआ था? 2007 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 31 पे कि टाइफाइड रोग का कारण है स्ट्रेप्टोकोकस टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी या प्लास्मोडियम या फिर इनमें से सभी? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि ये जो साल्मोनेला टाइफी है ना, साल्मोनेला टाइफी है, क्या है ये? इसका जो है टाइफाइड के रोग के क्या है ये बताइए पहले आप कि जीवाणु जनित रोग है कि विषाणु जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो जो ये साल्मोनेला टाइफी है ये क्या है? ये है जीवाणु जनित रोग है, ठीक। और इसके जीवाणु का ही नाम, ये जो टाइफाइड रोग है, ये टाइफाइड रोग के जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। ओके,
तो आंसर आप क्या देंगे? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 पे चले कि कथन जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। ठीक, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। ठीक, 32 का। अब ऑप्शन देखें कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, ए और दोनों यानी ए और आर दोनों सही है। ठीक, दोनों सही है, या फिर ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारे इस आंसर में जो क्या दिया गया था कि जो डी जो है ना, ए गलत है परंतु क्या है, आर जो है सही है। ठीक, ये आंसर में जो है कि इसके दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 33 में चले कि दहेज विरोधी बिल किस सन पारित हुआ था? 1956, 1961 या फिर 1918 या 1982। तो जो दहेज विरोध अधिनियम कानून जो बना था ना, ये बना था कब? तो 1961 में बना था। कब बना था? 1961 में बना था। तो आंसर आप क्या देंगे? ऑप्शन बी। 34 पे चले कि वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती है डैश वह विवाह कहलाता है। ठीक, स्त्रियां जो है कि जीत कर लाई जाती हैं, वो विवाह क्या कहलाता है? बताइए। तो वो विवाह जो होता है ना, वो विवाह क्या कहलाएगा? वो विवाह कहलाएगा राक्षस विवाह। क्या कहलाएगा? राक्षस विवाह कहलाएगा। ओके, राक्षस विवाह कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि जो है कि इसमें जो है ना, स्त्रियां जो होती हैं उनको क्या किया जाता है? युद्ध में उनको जीत कर जो है कि लाया जाता है। उनको युद्ध में क्या किया जाता है? युद्ध में जीत कर लाया जाता है राक्षस विवाह में। ठीक, वहीं पे 50 विवाह की बात करें तो 50 विवाह जो होता है कि कोई कन्या, ठीक, अगर वो सोई हुई है या मदिरा पान की हुई है तो उस अवस्था में उसके साथ जबरदस्ती करके उसके बाद उसके साथ शादी करना क्या होता है? ये 50 विवाह कहलाता है। वहीं पे असुर विवाह की बात करें तो इसमें क्या होता है? जो कन्या का पिता जो होता है वो वधु मूल्य लेकर अगर कन्या का शादी करते हैं तो वो असुर विवाह कहलाएगा। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करें? क्वेश्चन नंबर हम 35 पे चले कि बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद है आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में या फिर इनमें से सभी। जो बालक बालिकाएं पाए जाने वाले सामाजिक भेदभाव क्या हो सकते हैं? उनके आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में या इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चले कि एक लेस्बियन परिवार वह है जब दो या अधिक पुरुष साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, या फिर दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, या फिर दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं, या फिर एक पुरुष या एक महिला बच्चों के को परिवार की तरह रेख देख करते हैं। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चले। 37 पे चले तो 37 पे क्या है कि एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, मौद्रिक संसाधन या अभिलेख। तो देखिए ये थोड़ा सा आप लोग का ये हट के दिया प्रश्न है क्योंकि ये होम साइंस का, होम मैनेजमेंट का ये प्रश्न है। तो इसमें आप क्या देंगे कि जो पारिवारिक बजट है ना, यही जो होता है कि भविष्य के खर्च का ब्यौरा लेने और देने का तरीका होता है। और जानते हैं इसको एक और भी खासियत है इसको, ठीक, इसको जो है ना, इसे परिवार का जीवन दर्पण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? परिवार का जो है ना, इसे कहा जाता है परिवार का दर्पण। ठीक है, दर्पण कहा जाता है।
तो हमारा आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 पे चले कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है डैश, ठीक, गर्भाशय ग्रीवा, भ्रूणनाल या गर्भाशय या अंडाशय। इसका आंसर आप क्या देंगे बताइए? इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर देंगे ये जो है कि भ्रूणनाल, ठीक है, भ्रूणनाल, जिसे क्या जो है कि ये क्या करता है, ये ऐसा नाल होता है जो कि मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है और उसके बाद क्या करता है, बच्चे तक जो है कि उस पोषण को पहुंचाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा भ्रूणनाल। 39 पे चले कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर आप क्या देंगे बताइए? तो जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये एंटीबायोटिक्स जो है कि सब जो मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबैक्टीरिया है, जो जीवाणु के संक्रमण को क्या करता है, रोकता है। संक्रमण को क्या करता है, रोकता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 पे चले। आप राइटिंग पे मत जाया करिए आप लोग, आप देखिए कि हमारी क्वेश्चन जो है कि कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश है, ठीक, सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, या विटामिन की कमी की वजह से होता है, या मस्तिष्क का कैंसर है, या फिर प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो जो ल्यूकेमिया होता है ना, एक प्रकार का ये मानव का जो क्या है, मानव रोग है, और जो क्या करता है, सफेद रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, ये ल्यूकेमिया एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, कैंसर होता है। ओके, तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 पे चलें कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला, ठीक है, काला जार नामक रोग होता है, ठीक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो जो काला जार होता है ना, ये प्रोटोजोआ जनित जो है कि रोग है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि क्या होता है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है काला जार। और ये क्या है हमारा प्रोटोजोआ काला जार, जिसे काला जार जो है ये प्रोटोजोआ नामक रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। विषाणु जनित भी रोग है, बताइए विषाणु जनित कौन कौन रोग आते हैं, और जीवाणु जनित रोग। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना जाता है, टाइप 1 पोस्टीरियर को, या टाइप 2 पोस्टीरियर को, या टाइप 2 एंटीरियर को, या टाइप 1 एंटीरियर को, बताइए। तो जो खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया होता है ना, ये टाइप 2 पोस्टीरियर को जो है कि माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चले कि गर्भावस्था में शरीर क्रियात्मक रक्त अल्पता किसका परिणाम है? मां के रक्त में आयतन में वृद्धि का, आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण है, या प्रथम त्रैमासिक पश्चात अल्प इरिथ्रोपोइटिन का, या मात्र यकृत द्वारा आयरन के अधिक अनाक्षीकरण का। बताइए इसका 43 का आंसर आप क्या बताएंगे? तो आयरन जो होता है ना, गर्भावस्था के शरीर के क्रियात्मक रक्त अल्पता, ठीक है, रक्त अल्पता किसका परिणाम हो सकता है? तो आप इसमें आंसर क्या जाएगा, क्या देंगे, जो कि इसमें आंसर जो आहार में कम आयरन जो होता है ना, अगर गर्भवती स्त्री, ठीक, आहार में कम आयरन को ग्रहण करती है तो उसे ये रक्त अल्पता की स्थिति देखने को मिलता है। और जो गर्भवती स्त्री होती है उसको आयरन की कितना, ऐसे तो नॉर्मल क्या होता है 27 माइक्रोग्राम जो होता है आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है, 27 माइक्रोग्राम जो है कि आहार की आवश्यकता, आयरन की आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं पे जो है कि ये गर्भवती, ठीक है, 27 माइक्रोग्राम, वहीं पे अगर वो दूध पिलाने वाली माता है तो क्या करती है, उसको 30 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर
4 पे चले कि एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात के प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसकी स्टेट के रूप में प्रगति नहीं हुई और जिससे रिकवरी असंभव है, वह है त्वरित गर्भपात या फिर संकटापन्न गर्भपात या अनिवार्य गर्भपात या विफल गर्भपात। तो उसे क्या कहेंगे? वो है संकटापन्न गर्भपात। ठीक है, ये जो है कहलाता है संकटापन्न गर्भपात और ये गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताह में होता है। पहले कितने सप्ताह में? तो पहले 20 सप्ताह में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 45 पे कि प्रीलेक्सिया के प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली गर्भवती मां के परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि वो क्लाइंट विषाक्तता का सामना कर रही है? 10 विदस मिनट का शोषण या सीरम मैग्नीशियम का स्तर 6 mEq प्रति लीटर या गंभीर टेंडर सजगता की उपस्थिति या 3+ का प्रोटीनूरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, 10 20 श्वसन प्रति श्वसन मिनट का शोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चले कि राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर ऑप्शन देखें तो भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा, ठीक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर यूनिसेफ द्वारा, फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा जो होता है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा। 47 पे चले कि स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय, ठीक, किसके सिवाय? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ावा देना, ठीक, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, पोषण असंतुलन या आर्थिक लाभ। तो देखिए जो स्त्री स्तनपान कराती है, ठीक, ये सभी चीजें इसमें समावेश हो सकता है एक के सिवा। क्या? आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ के लिए थोड़ा ही ना कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराएगी। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, वहीं पे जो है कि ये जो होता है कि पोषण जो है ना, पोषण जो है, पोषण असंतुलन को क्या करेगा? ये घटाता है। ये पोषण असंतुलन अगर बच्चे को हो रहा है तो क्या करेगा? उसको ये घटाएगा, उसको पोषणता प्रदान करेगा। चलिए 48 पे चले कि गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण को निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है। भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन या झिल्ली का लंबे समय से टूटना तथा प्रोलांग लेबर या कुसमयता और IUGR या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर उपयुक्त सभी। चलिए टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। जो टीका जो देखा जाता है ना, डब्बा, एक व्हाइट कलर का डब्बा होता है, उसमें जो टीके को संरक्षित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कोल्ड चेन, वैक्सीन वाहक, डीप फ्रीज या बर्फ पंक्ति वाला। तो जो देखा जाता है ना, आंगनबाड़ी लोग जो है कि कार्यकर्त्री वो लोग जो है कि सफेद कलर का डब्बा जो होता है थर्माकोल टाइप का, तो जो अगर वो लोग टीके का इस्तेमाल की जाने वाली विधि जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कोल्ड चेन विधि। इसमें क्या होता है? जो टीके की जो प्रतिरक्षा जो होती है ना, टीके की जो क्षमता होती है वो नष्ट नहीं होती है, वो बरकरार रहती है। उसको आप जब तक चाहे उसे यूज कर सकते हैं, जब तक कि वो कोल्ड चेन के द्वारा जो है कि है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 के बाद 50 पे चले कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? RH, केवल X, केवल Y या फिर X और Y। तो अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो स्त्री और पुरुष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 गुणसूत्र होती है और जोड़े 23 जो है कि 23 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। ठीक, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक, और वहीं पे बात करें तो पुरुष में क्या होता है? पुरुष में क्या होता है? पुरुष में भी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? X और Y। वहीं पे स्त्री की बात करें तो इसमें क्या होता है? XX होता है। तो जब X होता है, ठीक, तो जो X और Y जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं? ये बच्चे को जो है कि लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक, अगर X होता है तो लड़की की जन्म होती है। ठीक,
बेबी होगी, और अगर एक्स और वाई होगा तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। ठीक, ठीक, बेबी बॉय का जन्म होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चले कि प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता है, जैविक, अहमानी, मनोसामाजिक या संवेदी। क्या हो जाएगा 51 का आंसर। तो 51 का जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता जो होती है ना, वो मनोसामाजिक आवश्यकता कहलाती है। जो प्रेम जिसमें और क्या होती है, स्नेह होती है। चलिए ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर 51 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कि स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियमन को उल्लेखित करता है, व्यक्तित्व का नियम, सहसंबंध का नियम, लयात्मक विकास का नियम या निश्चित विकास का नियम। बताइए 52 का आंसर आप क्या देंगे। जो ये स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का जो संबंध होता है ना, ये व्यक्ति के साथ संबंध होता है, वो व्यक्ति से ही संबंधित होता है। कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो होता है कि मस्तिष्क विकास होता है। ठीक, तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। यह एक ज्वार भाटे का काल है। क्या, अगर ऑप्शन देखें, वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था, तो ज्वार भाटे की बात हो रही है। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होती है ना, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, ज्वार भाटे का अवस्था कहा जाता है। और किसने कहा है किशोरावस्था को, संघर्ष और तूफान का अवस्था। बताइए इसका आंसर आप बताइए हमारे कि संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा है। तो स्टेनले हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की काल भी कहा है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक ज्वार भाटे की काल कहा जाता है किसको, तो किशोरावस्था को। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चले कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या बूढ़ा अवस्था। तो किस अवस्था में, तो अगर हम बात करें ये शैशवावस्था की, तो क्या है, ये जन्म से कितने वर्ष तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और इसमें बालक कहाँ रहता है, अपने परिवार के साथ जो है जुड़ा रहता है, और ज्यादातर चीजें क्या करता है, अपने परिवार के जो है कि क्रियाकलापों, उनकी बातों को सुनता है, उसी के अनुसार क्या करता है, वो अनुकरण करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी शैशवावस्था। वहीं पे बाल्यावस्था का है, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष की अवस्था है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या है, उत्तर बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था करके 2 भागों में, मध्य उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। ओके, पूर्व बाल्यावस्था। वहीं उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो कितने वर्ष तक का होता है, 2 से 6 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो कितने वर्ष का होगा, बताइए, ये होगा 6 से 12 वर्ष। ओके, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी शैशवावस्था। चलिए 55 पे चले कि शैशवावस्था है क्या है, समायोजन की अवस्था है या आत्मनिर्भरता की अवस्था है या समस्या अवस्था है या फिर अनुकरण की अवस्था है। तो देखिए जो शैशवावस्था होता है ना, ये क्या होता है, ये बच्चे का जो होता है ना समायोजन की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, ये माँ के गर्भ से बाहर आता है और वो क्या करता है, उसे समाज में बहुत सारी चीजों का सामना करता है, वातावरण का जो है, ठीक, फिर उसे खाने निगलने चीजों में भी बहुत सी चीजों की वजह से उसको जो है कि सामना करना पड़ता है। तो ये शैशवावस्था क्या कहलाता है, समायोजन की अवस्था कहलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 56 पे चले कि विकासात्मक कार्य का किसके द्वारा दिया गया है, हैवीराहर्स्ट के द्वारा या गिलफोर्ड के द्वारा या प्याजे के द्वारा या पावलोव के द्वारा। 56 का आंसर आप क्या देंगे, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैवीराहर्स्ट के द्वारा। जो विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय है ना, किसने दिया है, तो हैवीराट महोदय ने दिया है। ओके, चलिए 57 पे चले कि जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ठीक,
सहसा अवस्था, नियोनेट की अवस्था, पार्चुनेट की अवस्था या प्रसव काल। तो देखिए हमने क्या किया है, जब भी वैज्ञानिकों ने जो है कि बालक की जो अवस्थाएं होती हैं उसको दो भागों में बांटा है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर ये जन्म से 30 मिनट की अवस्था करें तो क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितना? दो में। एक होता है पार्चुनेट की अवस्था, ठीक, और एक होती है क्या, नियोनेट की अवस्था। एक होता है नियोनेट की अवस्था। तो जो ये पार्चुनेट की अवस्था होती है ना, ये होती है जन्म से, क्या होती है, जन्म से 30 मिनट की अवस्था होती है, ठीक, 30 मिनट की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा इस अवस्था की जो विशेषता की बात करें तो इसमें क्या होता है, बच्चा का नाभि नाल काटा जाता है, ठीक। और जब तक बच्चे का नाभि-नाल नहीं काटा जाएगा तब तक की अवस्था को ही पार्चुनेट की अवस्था कहा जाता है। और जब बच्चे के नाभि-नाल कितने इंच पे, हमने पिछली क्लास में भी इस पर बात किया था कि कितने इंच पे काटना चाहिए, तो 2 से कितने इंच पे, 2.5 इंच की दूरी पे, ठीक है, इंच के दूरी पे, पेट से 2 इंच के 2 से 2.5 इंच की दूरी पे जो है कि ये नाभि-नाल को काटा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्चुनेट की अवस्था, ठीक। और अगर बात करें ना तो एक से जो बच्चे का जो ये पार्चुनेट की अवस्था होती है ना, ये 15 से 20 मिनट को जो है ना अच्छा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 पे चले कि सीखना डैश निर्भर करता है किस पे, परिपक्वता पे, भाषा पे, सामाजिक विकास या क्रिया पे। तो सीखना किस पे निर्भर करेगा, तो देखिए अगर जब तक उसमें परिपक्वता नहीं आ जाएगा तब तक क्या करेगा, वो सीख नहीं पाएगा, ठीक। चाहे बच्चा कितना वो बड़ा हो गया हो, लेकिन अगर उसकी परिपक्वता जब तक उसके अंदर नहीं आएगा वो सीख नहीं पाएगा। तो सीखना निर्भर करता है कि वो बच्चे की परिपक्वता पे, ठीक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 59 पे चले कि खेसारी दाल के कारण होता है क्या, रक्त अल्पता होता है, रिकेट्स होता है, प्लेग्रा होता है, लेथरिज्म। जो खेसारी दाल होता है ना उसमें एक प्रकार का मिलावट किया जाता है और वो मिलावट के फलस्वरूप जो होता है व्यक्ति में क्या होता है, लेथरिज्म देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी। चलिए 60 पे चले कि मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है, कार्बोनिक अम्ल का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या दोनों का, इनमें से कोई नहीं का। देखिए जो मसाले होते हैं ना ये हमारे पाचन क्रिया को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो उत्तेजित करते हैं जिसके स्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर में जो है कि हाइड्रोक्लोरिक, जिसे HCl के नाम से भी जाना जाता है, ओके। ये क्या करता है, ये जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्तेजित करता है जिससे व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, गैस बन सकता है या और भी चीजों के जो है कि उसको सामना करना पड़ सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चले कि पाशीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है कॉलीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके या आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके या नाइट्रिक एसिड के टेस्ट प्रयुक्त करके या फिर फास्टेस्ट टेस्ट प्रयुक्त करके। तो जो पाशीकृत दूध की बात किया है, ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट टेस्ट प्रयुक्त करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चले कि मानक दूध में HNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए। तो मानक दूध जो होता है उसमें NSF की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 8.5, 7.2 या फिर 8.5% या 7.2% या 6.5% या 5.2%। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ऑप्शन ए यानी 8.5 जो होता है इसका आंसर आप देंगे, ठीक। और ये क्या है, जो ये जो कि SNF की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, तो सोडियम नॉन फैट, ओके, सोडियम नॉन फैट कहते हैं इसको, फैट, ओके। तो इसके जो दूध में जो SNF की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 8.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे चले कि निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है। अगर ऑप्शन देखिए गेहूं, बाजरा, ज्वार या चावल। तो देखिए जो गेहूं होता है ना, गेहूं, ठीक, गेहूं में जो है कि प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। और अगर हम गेहूं की जो है कि प्रोटीन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन और ग्लाइडिन। और ग्लाइडिन नामक, ठीक, 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। वहीं पे बाजरा की बात करें तो
बाजरा में जो होता है कि बाजरा में जो है कि और ये ज्वार में, इसमें क्या होता है जो है कि इसमें निम्न कोटि के प्रोटीन पाए जाते हैं, निम्न कोटि के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 पे चले कि मूंगफली को खराब करने वाला तत्व क्या है? ऑक्जेलेट है, गाइट्रोजन है, या एफ्लाटॉक्सिन या बॉटुलिज्म टॉक्सिन है? तो आप इसका आंसर दे लेंगे, क्या देंगे? एफ्लाटॉक्सिन। ठीक, मूंगफली के जो मूंगफली को खराब करने वाले जो उसमें होते हैं, खराब तत्व जो होते हैं, उसे एफ्लाटॉक्सिन, जो विषाणु होता है एक प्रकार का, वो क्या होता है? ये एफ्लाटॉक्सिन होता है, जो विष होता है, जिसको खाने से व्यक्ति को जो है कि पेट में दर्द और उसे मिचली आना इत्यादि चीजें हो सकता है। ठीक, तो ये एफ्लाटॉक्सिन होता है। वहीं पे गाइट्रोजन की बात करें तो गाइट्रोजन वो पदार्थ, वो चीजें होती है, वो उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, ये सब में जो पदार्थ जो पाए जाते हैं उसे गाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार का क्या है? ये टॉक्सिन है। ये क्या है? एक प्रकार का टॉक्सिन है। ये एक प्रकार का टॉक्सिन होता है जो कि पत्ता गोभी में और गोभी में पाया जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। चलिए, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अगर ऑप्शन देखें तो भाषण, सामूहिक वार्तालाप, प्रयोगशाला विधि या प्रदर्शन। तो कम समय कम खर्च में, ठीक, अगर किसी को हम भोजन संरक्षण सिखाने के लिए जो विधि प्रयोग कर रहे हैं तो कौन सी विधि में जो है कि कम खर्च होगा? अगर तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? प्रदर्शन। अगर आप किसी चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक, प्रदर्शन के मार्फत जो होता है कि कम खर्च में जो होता है कि भोजन संरक्षण को सिखाया जा सकता है। इसमें क्या होगा? कम में अधिक लोग जो है कि उसको देख सकते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी। 66 पे चले कि HACCP एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है, कृषि विपणन या उपभोक्ता कानून या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो HACCP जो है ना, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का खाद्य सुरक्षा तंत्र है। हैकअप, आपने हैकअप जो है कि नाम सुना होगा, जो है कि ये इसे क्या बोलते हैं? हैकअप भी बोला जाता है। ठीक, और ये क्या है? एक प्रकार का खाद्य सुरक्षा तंत्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले, अब क्वेश्चन नंबर चले हम किस पे? अब 768 पे। कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है क्या? 0 से 32 डिग्री, 0 से 32 फ़ारेनहाइट, या 2 से 55 फ़ारेनहाइट, 6 से 24 फ़ारेनहाइट, या 4 से 18 फ़ारेनहाइट। तो जो ये कोल्ड स्टोरेज होता है ना, इसका जो है तापमान जो होता है 0 से 32 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए 69 पे चलें कि उस मछली का नाम बताइए जिसमें गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। मतलब बचा जाना चाहिए, कुछ इसका लैंग्वेज जो है कि वो दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो फ्रेश ट्यूना मछली कहलाएगा। जिससे क्या होता है कि गर्भावस्था में ये खाने से क्या होता है जो है कि ये दिक्कत है और जो उसे प्रॉब्लम होती है, गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारी पूरी तरह से बचा जा सकता है। ये जा सकता है, ठीक है, जाना चाहिए नहीं होगा। यानी ये फ्रेश ट्यूना मछली जो होती है अच्छा होता है गर्भावस्था के लिए। 70 पे चले कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति में सबसे प्रभावशाली होती है? ठीक, श्रव्य साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो ज्ञान में वृद्धि हो रही है, या फिर दृश्य साधनों द्वारा, या फिर श्रव्य तथा दृश्य साधनों द्वारा, या फिर व्यवहारिक अनुभव द्वारा। किसका प्रयोग करेंगे तो हमारे ज्ञान में जो है कि ज्ञान और स्मृति में सबसे अधिक रूप से वो व्यक्ति को प्रभावित करेगा? तो देखिए, ये श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, ये सभी क्या है? हम देखते हैं और हमारे मस्तिष्क में क्षण भर के लिए रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? जैसे हम अपने कार्य अन्य कामों में लगते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग से उतर सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम व्यवहारिक अनुभव किसी को देते हैं, यानी उस चीज को हम करके देखते हैं और करके सिखाते हैं, यानी वो व्यक्ति स्वयं भी करता है, तो व्यवहार क्या होता है? वो ज्ञान और स्मृति ज्यादा देर तक वो रहता है। ठीक, वो प्रभावशाली रहेगा, यानी करके सीखना। और ये क्या है? करके सीखना प्रसार शिक्षा का ही मेन उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो है अपने कार्य को अगर करके सीखता है तो ज्यादा क्या होता है? प्रभावी होगा।
क्वेश्चन नंबर 71 पे चले कि निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है? साबुत दालों में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में या दूध में? तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो माँ का दूध हुआ और जैसे कि दूध की बात करें अगर हम, तो जैसे दूध की बात करें तो दूध में जो होता है ना विटामिन सी और लौह की जो है कि अभाव पाया जाता है। क्या? विटामिन सी और लोहे का अभाव पाया। विटामिन सी तो पाया जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, पाया जाता है, ठीक। लेकिन क्या होता है जब उसको गर्म किया जाता है तो विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूध में। बाकी सभी में जो है कि हरी पत्तेदार सब्जियां रिच सोर्स होते हैं लौह तत्व की। वहीं पे मांस की बात करें तो मांस में भी विटामिन ये लौह तत्व पाया जाता है और साबुत दालों में भी लौह तत्व पाया जाता है, लेकिन दूध में जो है कि इसकी जो है कि नहीं पाया जाता है। चलिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक कि माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो या माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो या रात्रि में जब शिशु रो रहा हो। तो इसका आंसर इजी है, क्या आप देंगे? माँ संक्रामक रोग से जब पीड़ित है तो जाहिर सी बात है उस अवस्था में उसे दूध पान नहीं कराना चाहिए। अगर वो दूध पान कराती है अपने बच्चे को तो बच्चा भी उस रोग से संक्रमित हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चले कि जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमंगनेट या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? 73। तो 73 की बात करें तो जो पोटेशियम परमंगनेट है ना, जो जल की शुद्धि करने के लिए रासायनिक जो प्रयोग किया बात कर रहा है तो पोटेशियम परमंगनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चले कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक, तो हृदय के धड़कन के लिए कौन सा? तो सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या लोहा। तो हृदय की जो धड़कन होती है ना वो सोडियम की वजह से जो है कि नियंत्रित होती है। वहीं पे सोडियम की बात करें तो ये क्या करता है? ये अम्ल और क्षार को भी क्या करता है? संतुलन करता है, ठीक। ये अम्ल और क्षार को भी संतुलित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चले कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित में से हैं, ठीक। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से तो अगर बात ऑप्शन देखिए तो सममित डर्मेटाइटिस, जिंजिविटाइटिस, इडिमा, घाव का ढेर से भरना या रुधिर, रंग, रक्तस्राव। 75 का आंसर आप क्या देंगे? तो 75 में क्या देंगे? पहले क्या होता है? जिंजिविटाइटिस, ठीक। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? घाव का देर से भर जाता है, घाव जल्दी भरता नहीं है, ठीक। उसी के बाद क्या होता है? रुधिरांक स्राव, यानी वो अंतरिणी स्राव होने लगता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये जो है कि इसको एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से जो होता है, जो रोग होते हैं उसको क्रम से लगाने की बात किया है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरीज, 5 कैलोरीज, 7 कैलोरीज या 9 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से व्यक्ति को कितना ग्राम कैलोरी मिलता है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 4 ग्राम। वहीं पे अगर 1 ग्राम, ठीक, प्रोटीन कितना ग्राम देगा? वो भी क्या करेगा? 4.1 ग्राम, ठीक। वहीं पे 1 ग्राम वसा से कितना ग्राम? तो 9.1 ग्राम। चलिए, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर चले हम 77 पे। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? ठीक, 2 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी या 3 ग्राम पर केजी या 4 ग्राम। तो इसका आंसर आप ऑप्शन के हिसाब से आप क्या देंगे? 77 की, तो 77 का ऑप्शन के हिसाब से आप क्या देंगे? 4 ग्राम पर केजी। 78 पे चले कि एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या विटामिन का। तो जो एक मोटा व्यक्ति होता है ना उसे खाने में क्या? वसा का कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वसा क्या करता है? व्यक्ति को हृदय रोग से प्रभावित कर सकता है, हृदय रोग जो कि होने की संभावना हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या चले कि 79 पे। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक निरंतर का स्वरूप नहीं है? सचेत और अचेत नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण। हम लोग इस टॉपिक पे बार बार बात करते आ रहे हैं पीछे भी क्लासों में।
अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक नियंत्रण और राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय नियंत्रण। तो हमारा इसका आंसर आप क्या देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, अवैज्ञानिक और वैज्ञानिक नियंत्रण जो है ये किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलें कि सामाजिक परिवर्तन प्राय हुआ करते हैं, सतत होता है, अकस्मात होता है, हिंसात्मक होता है, निरर्थक होता है। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए। तो जो है कि 80 का आंसर हो जाएगा जो सामाजिक परिवर्तन होता है ना ये सतत होता है, ठीक, अकस्मात नहीं होता है कोई चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चले कि गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा पदार्थ, रक्षार्थक पदार्थ रहता है। जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर पे कुछ पदार्थ चिपके रहते हैं, मोम जैसा चिपचिपा, ठीक। तो क्या होता है, पतला चिकना होता है, मोम सदृश चिकना पदार्थ, या पानी जैसा ठंडा पतला, या कोई भी नहीं। तो क्या होता है, हमने आंसर ही दे दिया वैसे ही आपको कि गर्भ शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ चिपका रहता है। तो मोम सदृश चिकना पदार्थ चिपका रहता है, ठीक। कैसा, तो मोम सदृश चिकना पदार्थ चिपका रहता है और उसे क्या कहते हैं, वर्निक्स कशोवा, वर्निक्स कशोवा कहते हैं उसको, क्या कहा जाता है, वर्निक्स कशोवा, ठीक है। तो वर्निक्स कशोवा कहते हैं। और अगर बच्चे के जो, अगर हम बात करें थोड़ा सा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पे जो चिकना जो मोम जैसा सदृश पदार्थ होता है उसे वर्निक्स कशोवा कहते हैं। वहीं पे अगर बच्चे के शरीर पे अगर बाल रहता है, एकदम छोटे छोटे रोम जो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे लेनुगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं लेनुगो। ओके, जो बाल होते हैं ना बच्चों के, इस पे बाल को लेनुगो बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्निक्स कशोवा, वर्निक्स कशोवा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 82 पे चले कि हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है, प्रजनन योग्य महिलाओं के प्रतिशत दिन पर दिन क्या होती है, घटती जा रही है। कितना है, 20%, 22%, 24 या 23%। तो वो है कितना, तो 22% है। पहले था 20%, अब 2021 में दिखा रहा है इसके अनुसार कि 22%। ओके, डिंब ग्रंथि का कार्य है टेस्टोस्टेरोन का श्रावण, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, सोमैटोट्रोपिक का निर्माण, या फिर इनमें से सभी। 83 का क्या हो जाएगा, ये क्या करता है कि जो डिंब ग्रंथि है ना, ये डिंब ग्रंथि क्या करता है, ये अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक। ये क्या करता है, ये डिंब ग्रंथि अंडाणु का निर्माण करता है और ये क्या करता है कि ये प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है, ठीक। 84 पे चले कि भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को देखिए क्या कहते हैं। हमने पहले क्वेश्चन में इस पे जिक्र किया है, आ भी गया कि भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिले बालों को कहते हैं टेराटोजेन, एमनियोन, या वर्निक्स कशोवा, या लेनुगो। आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे, क्या होगा, लेनुगो कहलाएगा। 85 पे चले कि क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। निम्न से मध्य अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, या दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, या उपरोक्त में से सही। क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। जो डब्बा बंद खाद्य पदार्थ होता है, आप इस उपरोक्त सभी पे मत जाइए, क्या है कि जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होता है उसकी बात कर रहा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है, ऑप्शन देखें तो सूक्ष्म जीवों के पैदा होने, या उच्च तापमान, निम्न तापमान, या भंडारण। तो जो खाद्य पदार्थ विकृतीकरण होता है ना, वो क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के पनपने के कारण होता है। जब वो बैक्टीरिया जो होता है, जो है उसमें पनपते हैं तो अपने जो है कि वो छाप उसमें अपने बैक्टीरिया को छोड़ते हैं, जीवाणु पैदा करते होते हैं, तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं जिसके वजह से खाद्य पदार्थ विकृत हो जाता है।
उच्च तापमान और निम्न तापमान, इससे खाद्य पदार्थ में उसके अंदर विकृतीकरण नहीं होगा। उसमें क्या होगा, जब सूक्ष्म जीवाणु उसमें प्रवेश करेगा तब जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा विकृति। चलिए 87 पे चले कि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल या कैलोरीमीटर? तो कैलोरी कहलाएगा वो, ठीक है। चलिए 88 पे चलिए कि संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हो, ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, या फिर ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व मात्रा में, सही मात्रा में तथा सम्मिलित हो, ठीक है, या तरल आहार। तो देखिए संतुलित आहार जो होता है ना, ऐसा आहार होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व जो है एक संतुलित रूप में, सही मात्रा में, ठीक है, मात्रा में सम्मिलित हो, जिसको खाने से जो है कि हमारे शरीर को ऊर्जा और निर्माणात्मक रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 पे चले कि जब भोजन सीधे नसों द्वारा दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो प्रवेशक पोषण, नासा जठर पोषण, माता पिता संबंधी पोषण या खारा पोषण। तो देखिए जब भोजन ना व्यक्ति जब मुंह के द्वारा उस भोजन जो होता है को नहीं ग्रहण करता है, मुंह के द्वारा जब भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति को जो होता है उसे नसों के द्वारा जो होता है भोजन दिया जाता है। ठीक, तो बस जब व्यक्ति को नसों के द्वारा इंजेक्शन के थ्रू जो है उसे भोजन दिया जाता है तो वो भोजन क्या कहलाएगा? वो नासा के द्वारा कहलाएगा। ठीक, नसों के द्वारा जो दियाएगा वो, तो हमारा इसमें आंसर ये दिया है, ये गलत है। ठीक है, खारा पोषण भी नहीं होगा, प्रेषक भी नहीं होगा, तो हमारा इस नसों के द्वारा भोजन दिया जाता है तो कहलाएगा, उसे जो है कि हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पैरेंटल पोषण। ये जो है आंसर सभी इसके गलत है। पोषण, ठीक है, ये क्या होता है? ये नसों के द्वारा, नसों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका एक तरह का देखे तो ये सभी गलत है। उसे कहा जाता है पैरेंटल पोषण और ये जो होता है नसों के द्वारा दिया जाता है। 90 पे चले कि निम्न में से कौन पोषण अभाव रोग नहीं है? पोषण के एक होता है पोषण अभाव से और एक पोषण अभाव बिना पोषण के अगर व्यक्ति अधिक खाता है तो भी वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो जीरोप्थेल्मिया, डिसलिपिडेमिया, करेटोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ओनोरेक्सिया नर्वोसा। तो देखिए जीरोप्थेल्मिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक, और कैरेटोमलेशिया, ये सभी क्या है? ये अगर हमारे भोजन में जो भी विटामिनें हैं, कुछ न कुछ चीजों की कमी से ये सभी चीजें देखने को मिली थी। लेकिन वहीं पे डिसलिपिडेमिया की बात करें और ओनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें, बी और सी किसमें है? बी और ई, हाँ, ऑप्शन सी में देखिए। तो इसकी बात करें तो ये अनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है ना, व्यक्ति जो है ना अगर ज्यादा खा लेता है तो क्या करता है? उसको निकालता है उल्टी के द्वारा। ठीक, ये विशेष करके कब दिखता है? तो ये टीन एज के जो बच्चे होते हैं ना, टीन एज के बच्चों में देखा जाता है। वो अपने जो कि शरीर के प्रति एकदम सेंसिटिव होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा खा लेंगे, वो मोटे हो जाएंगे तो लोग उनको देखकर हंसेंगे। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं और उसे क्या करते हैं? उल्टी करके निकाल देते हैं। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें जो है कि ये और ये बात करें अगर हम इसकी क्या बोलते हैं ये, हाँ, डिसलिपिडेमिया की, तो ये होता है, ये उस स्थिति में देखने को मिलता है जब लिपिड की मात्रा, ठीक, लिपिड की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक, ये क्या हो जाता है? व्यक्ति में लिपिड की मात्रा अधिक हो जा रही है, तो ये भी क्या है? अधिकता हो रही है, और ये भी क्या हो रहा है? ये भी अधिकता हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलें कि वह समाजशास्त्री जिसने पश्चिमी देशों से स्त्रियों के कपड़ों में आने वाले, ठीक, स्त्रियों के कपड़ों में आने वाले
आने वाले परिवर्तनों को देखकर चक्रीय पद्धति का शास्त्रीय विश्लेषण किया है। ठीक, वो क्या है किया है, कौन है, पीटरियम सोरोकिन, एल क्रोबर या फिर अर्नाल्ड टायनबी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो समाजशास्त्री कौन है, एल क्रोबर है। चलिए 92 पे चलें कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक, वहीं पे धारा ये जो है कि ये धारा 2 में 2 बातें की गई है, 3 और 4। एक में क्या कहा गया है, 3 में जो है कि बोला गया है कि इसमें हाँ, इसमें 3 और 4 जो है कि सम्मिलित किया गया है। चलिए 93 पे चले हम कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के आशय है प्रत्येक समुदाय या समूह में पाया जाने वाला संघर्ष, एक समूह से दूसरे समूह के मध्य संघर्ष, या फिर 2 जातियों के मध्य संघर्ष, या समान पीढ़ियों के मध्य के लोगों के मध्य संघर्ष। 93 का आंसर आप क्या देंगे, तो जो कि 93 में जो है ना, इसके आंसर के हिसाब से जो है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कि जो 93 के आंसर की बात करें तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये समान पीढ़ियों के मध्य संघर्ष की बात कर लेकिन ये होगा। लेकिन वही अगर अंतर पीढ़ी की बात करेगा तो अपने से, ठीक, अपने से जो ऊंचे पीढ़ी के लोग हैं उनके मध्य अगर संघर्ष होता है तो उसे अंतर पीढ़ी कहते हैं। और हमारा यहाँ पूछ रहा है कि अंतर पीढ़ी संघर्ष, ठीक, समान पीढ़ियों में के लोगों में मध्य स्तर संघर्ष को कहते हैं। चलिए 94 पे चले कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो आंसर हम सभी को पता है, बिहार। ओके, जो कि शिक्षा के भी क्षेत्र में कमजोर है और आर्थिक क्षेत्र में भी गरीबी सूचक जो है कि यहाँ ज्यादा है। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास का संबंध किससे, उच्च प्रजनन दर को कम करना, उच्च मृत्यु दर को कम करना, गरीबी को कम करना, या फिर समावेशी विकास को बढ़ावा देना। 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा उच्च प्रजनन दर को कम करना। और कब चलाया गया था, तो 2016 में। ओके, 2016 में क्या गया था, इसको चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चले कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, जीटी तिवारी, जे क्लार्क, या फिर एफ.डब्ल्यू. नोटेस्ट्रीन, या फिर जे स्पेंगलर। क्या किसने किया है बताइए, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, एफ.डब्ल्यू. नोटेस्ट्रीन ने क्या दिया है, एफ.डब्ल्यू. नोटेस्ट्रीन ने जो है कि ये दिया है। चलिए अब बात करें हम 97 पे कि परामर्श सेवा के स्तर हैं, अनौपचारिक परामर्श सेवा, गैर विशेष परामर्श सेवा, या व्यावसायिक परामर्श सेवा, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी क्या है, अनौपचारिक, गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा और व्यावसायिक सेवा, ये सभी परामर्श सेवा के ही एक स्तर है। 98 पे चले कि शैक्षिक परामर्शदाता नहीं कहलाते हैं, शैक्षिक, ठीक, शिक्षक, चिकित्सक, वकील या धर्मगुरु। तो ये धर्मगुरु जो होते हैं ना, ये लोग शैक्षिक परामर्श के रूप में नहीं कहलाते हैं। 99 पे चले तो भारत में यूनिसेफ कार्यालय कब स्थापित किया गया था, 1946, 1947, 1948 या 1949। आप इसका आंसर क्या बताएंगे, जो है कि इसका आंसर आप बताएंगे 1949 जो है भारत में यूनिसेफ का कार्यकाल जो है स्थापित हुआ 1949 में। ओके, वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो है कि इसकी स्थापना की, तो हम लोग इस पे बार बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक, जो है कि 1 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, 1946 में 1 दिसंबर इसकी वो हुआ। वहीं पे 1949 में क्या हुआ, इसमें भारत के साथ जो है कि इसमें भारत में सम्मिलित हुआ। 1955 में क्या किया गया, 1950 में, ठीक है, 1950 में जो है कि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, ठीक, 90 में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और वहीं पे बात करें हम 1953 में, तो ये यूएनओ का क्या हो गया,
ये यूएनओ का सदस्य बन गया। तो हमारा आंसर 1949 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 और अपने अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 7268 मिलियन या 7954 मिलियन या 8625 मिलियन या फिर 822 मिलियन, क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा आंसर 7954 मिलियन जो है कि जो विश्व की कुल जनसंख्या है। ओके, वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 7954 मिलियन। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो है कि 100 का ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हुआ और आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक, हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे। अगर कुछ त्रुटि हो तो उसको भी आप कमेंट करिएगा, उसको सुधारा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हुआ। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा।